बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि मैं यूं ही रीजनल मौजूदा सूरत हाल को के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके सामने बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो रीजन में नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नए तरीक़ों से अपने मुफादात की प्रोटेक्शन की जा रही है, वो तो आप तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं कि चाइना और इंडिया का क्लैश किस हद तक बढ़ गया है। मोदी का भी टेक आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो साबका आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको भी मैं इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या टेक है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सूबा बंगाल की। ममता बनर्जी का इलाका है जो। नाज़रीन इकराम, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जब बॉर्डर का तस्फिया हुआ, जब बॉर्डर की वो लाइनें खींची गईं, तो उस वक्त चंद गांव जो पहले तो बांग्लादेश में आते थे इंडिया में शामिल हो गए। अब वहाँ की सूरत हाल ये है इस वक्त कि वहाँ पे रेज़गारी लोगों के पास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और लोगों ने आज से हज़ारों साल कबल का जो तरीक़ था बार्टर सिस्टम, उसके साथ अपना जो है तल्लक जोड़ लिया है और बार्टर सिस्टम के ज़रिए ही वो अपना लेन देन, अपना काम, अपना कारोबार चला रहे हैं। ये उस इंडिया की बात कर रहा हूँ जिसको महान इंडिया कहा जाता है, जिसको ग्रीन इंडिया का लक़ब दिया गया, जिसको आइंदा आने वाले वक्तों की सुपर पावर कहा गया। लेकिन इस वक्त उस गबारे से जो हवा निकल रही है वो भी तमाम दुनिया बचश्मे तर देख रही है। बचश्मे तर मैं इंडिया के तनाज़र में कह रहा हूँ। हमारे अलावा बैरूनी दुनिया तो अंगुश्त बदंदां है कि ये लोग कहते क्या थे और असल में निकले क्या हैं। चाइना के साथ इंडिया का क्लैश हुआ। पहले तो ये 3 अपने फौजियों का कह रहे थे, 1 कर्नल और 2 फौजी उसके अलावा। लेकिन फिर जब बात ज़्यादा निकलना शुरू हुई तो 20 फौजियों का कहा गया और उसके अगेंस्ट 43 चाइनीज़ को मारने का दावा भी किया गया। लेकिन इंडिया के एक पुराने साफ़ी हैं जो कि दफ़ाई तज्ज़िया निगार भी हैं, अजय शुक्ला, उन्होंने इस सारे मूवमेंट को 43 चाइनीज़ फौजियों की हलाकत को जो नाम दिया वो स्पिनिंग मशीन का दिया था। उनका ये कहना था कि ये बात को स्पिन किया जा रहा है, असल में इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। और चाइना की जानिब से ये डिनाइल आया कि हमारा कोई फ़ौजी इस मडभीड़ के दौरान नहीं जान बाहक हुआ, जबकि इसके अलावा पूरी दुनिया, इंडिया का चैनल अगर आप देखेंगे तो वो यही पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त चाइना से अपर एज में है। लेकिन अगर आप आज़ाद ज़राए, आज़ाद मीडिया, सोशल मीडिया और बैरूनी दुनिया पे नज़र रखते हैं तो ये बात आपके बिल्कुल सामने है, अज़हर मिना शम्स है कि ये तमाम बातें मुकम्मल झूठ का पलंदा है। नाज़रीन इकराम, अभी कल परसों मोदी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमने
या चाइना ने हमारी किसी जगह पे ना कोई कब्जा किया है, ना ही वो आया है। इस बात पे पूरे इंडिया में उन पे तनकीद हो रही है। लाशें जो 20 से ज़ायद हैं, दुनिया के आज़ाद मीडिया भी दिखा रहा है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं। अब मोदी से ये राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं, उसके साबका जर्नैल भी सवाल कर रहे हैं कि खुदा के बंदे वो झूठ ऐसा बोलो कि कम अज कम जिसमें कुछ छुपने का अंदेशा हो। जब पूरी दुनिया ये कह रही है और बता रही है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो कि चांकिया कोटलिया की सोच की अप्रोच की हामिल जमात है और अपने वो उसी चांकिया के नज़रियात के फ़रोग के लिए हमातन मसरूफ़ कार है। नाज़रीन कराम, इंडिया बुरी तरह लद्दाख के अंदर पिट चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ने सबसे पहले अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया कि हमारी मदद की जाए, लेकिन अमेरिका इस वक्त अपनी अंदरूनी खलफशार इस कदर उसके अंदर इतना आ चुका है कि वो बाहर किसी और जानिब जिस तरह वो पहले इंटरवीन किया करता था, अब वो करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद इंडिया ने रूस की जानिब देखा। चाइना और रूस के भी अच्छे तल्कात हैं। तो 23 जून को इन तीन ममालिक की वज़ारत ख़ारजा का आपस में इजलास है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आने वाला वक्त इन दो ममालिक ने आपस में कैसे रहना है। इसके साथ ही, क्योंकि मैंने कहा है कि ये चांकिया कोटलिया की अप्रोच है, तो रूस को राम करने के लिए इन्होंने 33 नए सुखोई तैयारों का आर्डर भी ये पास करने जा रहे हैं और उनकी जो कीमत बनती है वो 6000 अरब रुपीस बनती है, जो वो देकर, क्योंकि इंडिया की फ़ज़ाइया ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों से हमारी मतभेड़ हो जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है, तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इससे कबल मेरे नाजरीन जानते हैं कि राफेल की डील भी फ्रांस के साथ हुई है। इस वक्त इंडिया बहुत अंडर प्रेशर है। अब देखते हैं कि रूस उसकी किस हद तक मदद करता है। उनको राम करने की ये काविशें तो हक है उनका, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि चाइना ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि गालवान वैली उसकी है और वो अज़ल से उसी की थी। उसके बाद चाइना ने उस इलाके में अपनी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया था वो सारे का सारा इंडिया ने ज़ाया कर दिया है। चाइना को नए सिरे से वो सारी तामीरात करनी पड़ रही हैं, लेकिन वो कर रहा है, अपनी अफवाज में भी वो इस बॉर्डर पे इजाफा कर रहा है। नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि इंडिया और अजीत डोवल की पॉलिसीज़ भूटान तक अब इस मखमसे में आ चुके हैं, क्योंकि भूटान की हिफाजत इंडिया की उसके आइन की रूह से इंडिया की आर्मी करती है, तो वो बरसरेआम बोल नहीं सकते। नेपाल के साथ इनकी झड़पों में इंडियन फौजी जाँ बहक हुए हैं। आगे आ जाते हैं अफ़गानिस्तान, वहाँ पे अजीत डोवल का जो फ़लसफ़ा था, जो डॉक्ट्राइन थी, वो पूरी तरह पिट चुकी है। पाकिस्तान के उससे तल्कात ये मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। चाइना जो पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले 40-45 सालों से बिल्कुल खामोश था, और आपको याद होगा कि माजी में वो पाकिस्तान को भी कहा करता था कि आप अपनी मईशत पे तवज्जो दें, ये कश्मीर
एक पके हुए फल की तरह आपकी झोली में गिरेगा। लेकिन वो इस हद तक एग्रेसिव हो चुका है क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल उसका नाटका बंद करने के लिए, उसके वन बेल्ट वन रोड और सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया चूंकि बरसरेआम उनकी हमायत कर रहा था और कोरोना के हवाले से चाइना पे उसने इल्ज़ामात भी लगाए। अब चाइना ने उसको ये धमकी दी है कि अपने आप को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से बिल्कुल अलग करो, फिर आपकी बात मानी जाएगी, फिर आपके साथ हमारे जो माजी में मुआहदे हो चुके हैं उनकी तौसीक की जाएगी। ये बात अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया इन कौन सी बात का पास करता है। मेरी अपनी दानिश में सॉरी नाज़रीन इकराम, मेरी अपनी दानिश में मोदी के पास चूंकि वो अंदरूनी तौर पे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो पाकिस्तान का कोई ना कोई महाज खोलना चाहेगा। और मैं अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि पाकिस्तान को 1962 वाली जब चाइना ने कहा था कि आप दूसरा फ्रंट खोलो, तो अयूब खान ने नहीं खोला था। फिर जब पाकिस्तान ने कारगिल पे कब्जा कर लिया तो चाइना ने उसका बदला लिया और पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। मजबूरन पाकिस्तान को स्टेप बैक करना पड़ा। आज चाइना अगर आया है तो वो आपको कहे या ना कहे, मेरी दानिश में पाकिस्तान को दूसरा बॉर्डर ओपन करना चाहिए। वहाँ पे इंडिया को सरप्राइज देना चाहिए जिस तरह चाइनीज़ दे रहे हैं। तो फिर ही आप इंडिया को, वो जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैंने दो कौमी नज़रिए को बहरा अरब में फेंक दिया है, चांकिया कोटलिया की उस अप्रोच को बहरा अरब में फेंक सकते हैं। अगर पाकिस्तान इस मौजूदा सूरत हाल में कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो पाकिस्तान को बजाते खुद इस जंग में एंटर होना पड़ेगा। मेरे चंद सहाफ़ी दोस्त जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे आके ये कह रहे हैं कि चाइना ने कहा है कि हम, अगर आपने ये बात ना मानी तो कश्मीर को हम आज़ाद करवाएंगे। नाज़रीन इकराम, मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ और बरसरेआम करता हूँ। वो एक शेर है कि कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझको सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। चाइना, पंजाबी पठवारी में एक कहा जाता है कि पराई फौजां नहीं लड़दियां। चाइना आपके लिए क्यों लड़ेगा? अगर वो ले लेता है कश्मीर तो वो आपको देगा। ये एक अहमकाना सोच है। कश्मीर का तस्फिया उसकी आवाम की राय को मलहूज खातर रख के ही किया जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस पैराए पे मेरे सहाफ़ी दोस्त सोच रहे हैं, अगर ऐसी बात सच है, क्योंकि ये बात उन्होंने ली है चाइना के एक दफाई तज्जिया निगार की ट्वीट से, तो ये उस बात को आगे लेके चल रहे हैं कि चाइना ने कहा है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अगर वो आज़ाद करवाएंगे तो वो आपके लिए नहीं करेंगे। कश्मीरी इंडिया के बाद चाइना की गुलामी में चले जाएंगे। मेरी दानिश में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच से आप लोगों का इख्तलाफ करना आपका हक है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें से कुछ गेन करना चाहता है और अपने पिछले 70 साल के मौक़िफ़ जो कश्मीरियों के साथ उसका अटूट रिश्ता है उसको मज़ीद आगे भी जारी रखना चाहता है, तो पाकिस्तान को बज़ाते खुद इस बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, मैं
आपके सामने ये बात रखूं कि मेरे एक कज़न है, उनसे चंद दिन कबल बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मौजे तुंग का ये मकूला था कि जब क्यास हो, चाहे वो रीजनल हो चाहे मुल्क के अंदर हो, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्यास है, पूरी दुनिया अपने अंदरूनी खलफशार से निपटने में लगी हुई है। कोरोना एक दर्द सर बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया को लीड करने वाला अमेरिका इस वक्त अंदरूनी तौर पे इंतहाई मुश्किलात के अंदर है। तो जो ममालिक मऊ की इस मकूले पे मुकम्मल तौर पे अमल कर रहे हैं, उनमें एक चाइना है, दूसरा इसराइल है। इसराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 1 जुलाई को यरूशलेम को या बैतुल मक़दस को पे कब्जा कर लेगा और उसको अपना दारुल खिलाफा बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ शाह अब्दुल्ला, उर्दन के जो शाह है, उनकी जानिब से इसके अगेंस्ट सिर्फ ट्वीट आए हैं कि लड़ा जाएगा। मेरी अपनी दानिश में शाह अब्दुल्ला इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल को किसी भी मुकाम पे, किसी भी महाज पे रोक सके। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि सऊदी अरब और यूएई ने इस मामले पे सिर्फ ट्वीट्स करने हैं, खामोश रहना है, और ये उनको इस अमल को मान चुके हैं। पूरे अक़वाम आलम में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जो इसके अगेंस्ट थे। तुर्की कोरोना की वजह से भी अंडर प्रेशर है, बैरूनी पाबंदियों की वजह से भी। ईरान की बात कर रहा हूँ, तुर्की के क्लैशेस चल रहे हैं, चाहे वो रशिया के साथ हों, चाहे वो रीजनल उसकी पॉलिटिक्स हो। फिर आगे 2023 है, मुसलमान ममालिक के साथ उसके तल्कात नहीं अच्छे हैं, पीछे रह जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस कदर इंगेज हो चुका है कि वो कई बैरूनी पॉलिटिक्स की जानिब सोच भी नहीं सकता। तो इसराइल अपने उन्हीं जो उनकी सोच अप्रोच ग्रेटर इसराइल की, वो उसकी जानिब 1 जुलाई के बाद बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब की बर्बादी होगी, और ये हमें 1400 साल पहले बतला दिया गया था। कोरोना से हिफाजत के तमाम मेजर्स आपने लेने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।